हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और उसके साथ मैं कहूँ कि इजी भी है, पढ़ने में मजा भी आएगा उसको। ठीक है, अगर हम जो उसमें आइडेंटिटीज लग रही है उनको छोड़ के अगर देखें तो इजी है वैसे। ठीक है, बहुत इजी है। तो आप सोच रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की पहले भी अगर आप मेरा चैनल देखोगे तो उसमें ज्यादातर किसकी वीडियोस होंगी, ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि मैंने शुरुआत किससे करी थी, पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करी थी, फिर इसके बाद मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बनाए थे। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। और जब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ पार्ट छूट भी गया था, मिसिंग भी हो गया था, जब मैंने उनको देखा था, तो उनको फिर से आज सारा का सारा हम पूरे पूरे कवर करेंगे और अच्छे से उनको पढ़ेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, इसके बता रहा हूँ कम से कम 3 से 4 लेक्चर तो होने वाले हैं आसानी से। ठीक है, तो वही हमारा जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हमें 25 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं खींचनी है। उसके अंदर जितना हो पाता उतना करना है, क्योंकि 25 मिनट के बाद सबका मूड थोड़ा सा बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब कोई इंपॉर्टेंट लगेगा तो बड़ी वीडियो भी कर देंगे। ठीक है, लेकिन छोटी छोटी वीडियो में बहुत सारा कवर हो जाएगा। अच्छा, इंट्रोडक्शन में देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें मेनली करना है। ट्रिग्नोमेट्री में ना हमें मेनली 6 चीजें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? 6 चीजें। क्या पढ़नी है? देखो, सबसे पहली बात है कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करोगे, सबसे पहले ये बता दो क्लियरिटी कैसे आ रही है। क्योंकि आज वैसे हमारा जो मैं शूट करता हूँ तो रात में करता हूँ, लेकिन आज मैं दोपहर में कर रहा हूँ, तो बताना क्लियरिटी कैसे आ रही है। ठीक है, शायद मुझे लग रहा होगा क्लियर आ रही होगी, है ना। तो चलो एज कम्पेयर टू रात को जो मैं करता हूँ, चलो बताना अगर कमेंट करके। ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमें मेनली क्या पढ़ना पड़ता है, याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा एक राइट एंगल यूज होता है। क्या होता है? घबराओ मत, क्योंकि मुझे पता है अभी 9 से 10th में बच्चे आए हैं तो उनको बिल्कुल नया है इनके लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री उन्हें उससे आज से पहले सुनी भी नहीं होगी। ठीक है, पर इसे देखेंगे, शुरुआत से करेंगे, थोड़ी चीजें समझेंगे तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री भी पूरा खत्म हो जाएगा। चलो, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है ना कि ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज करते हैं राइट एंगल को। किसको? राइट एंगल को। तो अगर मैं राइट एंगल बना दूं, ये मैंने क्या करा, एक राइट एंगल बना लिया। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये ए ले लेता हूं, ये बी ले लेता हूं, ये सी। जो हमारी 8 चैप्टर है 8.1 8.2 में ज्यादातर हमारा क्या होगा कि एंगल्स आपको निकालने पड़ेंगे, आपको वैल्यूज उसकी निकालनी पड़ेगी। तो हमें देखो, आज का जो लेक्चर है वो बिल्कुल न्यूमेरिकल, मतलब बिल्कुल भी क्वेश्चंस पे नहीं है, बिल्कुल भी क्वेश्चंस पे नहीं है। लेकिन आज का जो हमारा मोटिव है वो ये है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी करा दूंगा, नहीं, वो अगले लेक्चर में आएगी, अगले से अगले लेक्चर में आएगी, क्योंकि अगले वाले लेक्चर में जो हमने पढ़ाया है वही हम इस पे अप्लाई करेंगे। दूसरे वाले जो हमारे इतने भी एक्सरसाइज होंगे उन पे हम अप्लाई करके देखेंगे ये चीज। चलो, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात आती है कि हमने, चलो ठीक है, एबी से ट्रायंगल ले लिया, मैंने क्या बोला, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो अभी तक अच्छा हमने ये पढ़ रखी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। अब पाइथागोरस थ्योरम तो याद होगी हमको। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होती है h² = b² + p²। यार ये h² क्या होता है, ये b² क्या होता है और ये p² क्या होता है ना। ये हमारे मन में डाउट आता है ना, कि यार ये h² बेस का स्क्वायर परफेक्ट, मतलब ये हमें ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। h फॉर स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज, है ना, लिख देता हूं यहां पे, h स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज and B stands for base and P stands for perpendicular. Alright, ये हमें पता है। ठीक है, तो मेरा बोलने का ये मकसद है, देखो मैं थोड़ा सा ये भी नहीं है कि जल्दी बता रहा हूँ, आराम से पढ़ना। ठीक है, समझ के करना, मैं ज्यादा तेज भी नहीं बता रहा, समझ के करना। कि यार देखो, ये वाला चैप्टर है इंपॉर्टेंट भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर, और ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। आप मेरे पहले वाले लेक्चर भी देख लेना। ठीक है, मैं पता है क्यों इसको बना रहा हूं, क्योंकि जो पहले वाले लेक्चर से उनमें कुछ कॉन्सेप्ट भी छूटा था और मैंने देखा कुछ उनकी क्लियरिटी जो थी ना वो बढ़िया नहीं थी, है ना। तो क्लियरिटी थोड़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब शायद क्लियरिटी अच्छी आ रही होगी। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूं। क्लियरिटी अच्छी आ रही है, सही है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास होती है कि बेस परपेंडिकुलर। तो हम अभी तक क्या पढ़ के आए हैं
कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, ये होती है हमारी क्या एच मतलब हाइपोटेन्यूज होती है। ये जिस पे 90 डिग्री होता है ये हमारा क्या होता है बेस होता है, और ये जो होता है हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ये हम पढ़े हुए आए हैं, ठीक है, पढ़ते हुए आए हैं, तो हमें ये पता है। लेकिन अब हमारे पास क्या होगा ना, हम 10th क्लास में आ चुके हैं। अब 10th क्लास में ये तो है नहीं कि बिल्कुल इजी ये चीज देगा आपको, नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। यहाँ पे कुछ एक नई चीज निकल के आती है कि देखो आपके पास ना, आप हमेशा थीटा कब लेते थे, आप हमेशा देखो 90 डिग्री के अलावा भी एंगल्स होते हैं राइट एंगल में, ठीक है, तो हम किसके बेसिस, देखो ये जो एंगल है ना, ये एंगल थीटा होता था, और थीटा के सामने वाली साइड हम क्या लेते थे, हमेशा परपेंडिकुलर लेते थे, याद रखना, ठीक है। वहां हमको ऐसा नहीं बोलता था कि द एंगल इज एट सी और बी, इन सब पे एंगल वो बोलता नहीं था हमें, ठीक है। यार देखो मैं बात समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल होगा तभी वो राइट एंगल है, ठीक है, वो मैंने बना दिया, मतलब 90 डिग्री मैंने यहाँ पे बना दिया राइट एंगल। मेरा बोलने का ये मकसद है कि अभी तक हम क्या पढ़ते हुए हैं कि ए बी सी है, तो ये हाइपोटेन्यूज मानते हैं, ये बेस मानते हैं, परपेंडिकुलर मानते हैं, ऐसा मानते हैं, इस सबसे आप सहमत हो। लेकिन अब 10th क्लास में क्या होगा ना, ये जो एंगल है, ये थीटा, ये वेरी करेगा, ये यहाँ पे भी हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब थीटा यहाँ पे होगा तो हमेशा थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर होगी, इस चीज को बस याद रखो, ठीक है। अभी तक हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते नहीं थे 9th 8th में, कभी भी अगर हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं तो हम ऐसा नहीं लिखते कि सी पे कोई एंगल है, हमें पता है, हमें ये पता रखा कि ये है, कि ये परपेंडिकुलर है, ये। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि अब थीटा को अलग अलग तरीके से दिया जाएगा, थीटा को बोलेगा थीटा इज एट पी, थीटा इज एट आर, थीटा इज एट सी, थीटा इज एट ए, ये बोलेगा आपको। तो आपको थीटा वहां पे लगा के आपको देखो, अगर मान लो यहाँ पे थीटा है, ये मैंने काट दिया, यहाँ पे अगर मान लो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, अब देखो बेस है, अब ये चीज बदल, हाइपोटेन्यूज कभी वेरी नहीं करेगा, हाइपोटेन्यूज कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है। अभी मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, देखो अभी मैं आपको बताऊंगा, सब चीज आपको क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे थीटा रखूंगा तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। चलो एक बार लेके देखते हैं, मैं एक और ट्रायंगल बनाता हूं, तो ये वाला ट्रायंगल समझ में आ गया, जैसे मैंने थीटा यहाँ पे लिया, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। जहां पे मैंने क्या लिया, थीटा इज एट सी पे क्या मिला, थीटा है। एक और मैं ऐसा ले लेता हूं, सेम इसी तरीके का, ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे क्या 90 डिग्री है। अब मैंने क्या बोला कि मैंने थीटा यहाँ ले लिया, ये थीटा है, तो अब ये चीज देखो, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहेगी, जो वेरी करेगा वो कहेगा बेस और परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने वाली साइड मैंने क्या बताया, हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगी बेस। इस चीज को आपको क्यों याद रखना है, अभी पढ़ते हैं आगे, उसमें आपको बिल्कुल एक से एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने बताया आपको कि बिल्कुल शुरू से देखो तो लास्ट तक देखना, क्योंकि शुरू में देखोगे, अभी मैं अब आपको पता किसी ने तो ये वीडियो देखना ही बंद कर दिया होगा, देखिए क्या पढ़ा रहे हैं तो पता भी है, तो अभी देखना है तुम साइन cos थीटा ये सब पढ़ोगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि ये चीज यूज आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो इतना मेरा मोटिव था कि मुझे ये समझाना है आपको, तो ये चीज आपको याद होगी, ये चीज मैंने इसलिए बताई थी। अब चलो मेन चीज पे आते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। अब हमारा मेन मोटिव है कि भैया हमें पढ़ना क्या है, क्या बोलना चाह रहे हो आप, है ना। तो देखो भैया क्या बोलना चाह रहा है, मैं बताता है आपको। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनको हम बोलते हैं, क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। और ये क्या हो गया, अभी आप छोटी क्लास में होगे, 9th 8th में होगे, तो कभी 10th वाले या फिर 11th वाले बच्चे से बात होगी आपकी, तो आपने सुना होगा कि यार ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है। मैं मानता हूँ, जब मैं 9th में था तो मेरे फ्रेंड थे 10th क्लास में पढ़ते थे, ठीक है, तो मेरी उनसे अच्छी सी बॉन्डिंग थी, तो मैं भी उनसे बात करता था, तो वो बताते थे कि जब ये 10th में हम आए हैं तो 10th में सबसे टफ चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम भी यार घबरा गए कि यार कैसा चैप्टर है, कि मतलब देखो कोई भी चीज अगर आपको बोलता है कि जैसे मानो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैं 12th में हूँ, ठीक है, और आप अभी 10th में हो, तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 12th में आओगे या फिर 11th में आओगे और अगर आप साइंस लोगे, तो साइंस में सबसे डिफिकल्ट क्या होता है, आपका वेक्टर्स होता है, अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो अब ये सुनते डर गए हो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो तुमने सोच भी लिया होगा कि साइंस लेनी नहीं है। जब वो बंदा सामने वाला बोला कि टफ है तो क्यों लेनी है, ये चीज नहीं होती यार।
टफ क्या होगी? टफ तो हर चीज होती है। अब तुम जब 8 से 9th में आओगे तो बिल्कुल सिलेबस अलग मिला होगा, बिल्कुल नई नई चीजें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम निकल के आया होगा तुम्हारा, तुम्हें इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा करना पड़ेगा, तुम्हें इक्विलिब्रियम डिवीजन करना पड़ेगा, तुम्हें पॉलिनोमियल्स आ जाएगा, तुम्हारा रैशनल नंबर आ जाएगा, तुम्हारे लिए बिल्कुल नई चीज आएगी, है ना? तो वो भी तो टफ है तुम्हारे लिए। तो जैसे मेरे लिए भी टफ है, तो किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है? जहां हो वहां स्टैंड रखो अपना, जो तुम्हें करना है उस चीज को करो। मैं बता रहा हूं, देखो जो तुम्हारे सामने वाला जो तुम्हारे टीचर होता है तुम्हें बता रहा है, ठीक है, जैसे मैं हूं, तो मुझे ये चीज आती है तभी तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? तो मैं ये तो नहीं बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पे छोड़ दो इसको, मैंने ऐसा तो बोला नहीं, है ना? तो सब चीज समझाने की कोशिश करते हैं। स्कूल में पढ़ो तो कोचिंग से पढ़ना, कोचिंग से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ना, यूट्यूब से पढ़ो, ठीक है? बतेरे प्लेटफॉर्म पढ़े किसी से पढ़ो और पढ़ो, ठीक है? किसी चीज को टफ मत मानो क्या ये टफ है बहुत ही, ये वगैरह वगैरह। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं यार? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमें ये पता लगता है कि कुछ रेशियोज हमें पता लगने चाहिए। सबसे पहली बात हमारी क्या आती है, ये 6 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 6 तरह के होते हैं। मैं लिख देता हूं, दे आर ऑफ, हम बोलोगे मैथ में भी इंग्लिश घुसेड़ दे आर ऑफ 6 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से भैया बता देते हैं? पहला होता है बेटा साइन, साइन थीटा नहीं लिखता, साइन लिख रहा हूं, ठीक है? दूसरा होता है कॉस और तीसरा होता है आपका टेन। अगर ये तीन याद हो गए, इन्हीं के रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल बताऊं कि रेसिप्रोकल क्यों होते हैं। फोर्थ पे आता है आपका कोसेक, कोसेक, कोसिकेंट पढ़ते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं? कोसिकेंट। और फिफ्थ नंबर पे आता है सीकेंट, इसको सेक बोलते हैं, ठीक है? कोसेक बोलता है, कोई सेक बोलता है, पर मैं प्रेफर कर रहा हूं कि सीकेंट बोलो या फिर कोसिकेंट बोलो तो वो अच्छा रहेगा। और सिक्स्थ नंबर पे आता है आपका कॉट, क्या आता है? कॉट थीटा, कॉट बोलो, कॉट थीटा बोलो, बात है। अब इनके बेसिस पे ना पूरी ट्रिग्नोमेट्री रखी हुई है। इन 6 के ऊपर ही पूरा पूरा का पूरा भार है ट्रिग्नोमेट्री का। यही 6 इनके क्या है, मतलब मान लो बालक हैं ट्रिग्नोमेट्री के, यही 6 बालक हैं और इन्हीं को पूरा पूरा क्या बढ़ाना है? ट्रिग्नोमेट्री का जो राज है वो आगे बढ़ाना है। और यही हमें चलते जाते जब तक आप मैथ पढ़ोगे तब तक यही 6 रहते हैं, इसके अलावा कोई और होता ही नहीं है। यही वंशज है ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है? तो ये इन्होंने इनको पैदा किया और ये कर रहे हैं अपने राज्य को आगे बढ़ाना, इतना याद रखना। तो ये 6 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ कुछ भाई हैं, अब मैं बताऊंगा भाई कैसे इजी वे में पढ़ेंगे यार, कोई घबराने वाली बात नहीं। तुम अभी 10th में आए हो, तुम अच्छे से पढ़ो, मतलब मैं तो ये बोल रहा हूँ तुम मजे लेके पढ़ो, ठीक है? किसी भी टीचर से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो उसका मतलब उसका हाथ पकड़ लो, तुम उसका बस छोड़ो मत उसको बिल्कुल भी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 11th में मुझे सबसे बुरी लगती थी फिजिक्स, सबसे बुरी फिजिक्स लगती थी मुझे, क्योंकि पर ऐसी बात नहीं कि मुझे ही सब समझ में नहीं आती, बहुत सारे बच्चे थे इनके फुल मार्क्स आते थे, लेकिन मुझे अच्छी लगती थी कौन सी? मैथ अच्छी लगती थी मुझे, मैथ अच्छी लगती थी, केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगती थी, है ना? तो इनमें मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिजिक्स में नहीं आते थे, तो मैंने फिजिक्स के ना सर को पकड़ लिया और छोड़ा नहीं मैंने सर को। लेकिन वो अलग बात है, मेरे पेपर ऑनलाइन हुए थे मेरे पेपर पर नहीं मेरे पेपर ऑनलाइन हुए थे, लेकिन जब भी मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, क्योंकि मैं सर को पकड़ रहा, सर को मैंने अच्छे से बोला था कि सर मुझे प्लीज पढ़ा दो। क्योंकि सर यार क्या चाहते हैं कि बच्चा खुद सामने से बोले कि अगर देखो टीचर तुम्हारे लिए किस लिए बैठे, टीचर ये चाहते हैं कि भाई अगर सामने वाला बच्चा पूछ रहा है तो उसको बताओ, है ना? सामने जब टीचर ये चाहते कि बस सामने वाला बच्चा पूछे और हम बताएं उसको, ये तो चाहते हैं टीचर। तो मैंने पूछा, तो उन्होंने सारी की सारी शुरुआत से लेकर सोचो लास्ट का 1 या 1.5 मंथ रह गया था, उसमें सर ने पूरे पूरे मेरे सिलेबस कंप्लीट कराया था। तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, ठीक है? ऐसे ही किसी को भी पकड़ लो यार, कोई अगर तुम्हारे YouTube पे कोई तुम्हें पढ़ा रहा है, ठीक है? अब YouTube पे ऐसा नहीं कि तुम 1-to-1 टॉक करोगे, तो कमेंट में डालो उसका, ठीक है? कमेंट में डालो कि ये मुझे समझ में नहीं आया, इसको फिर से रिपीट करो, वो बंदा फिर से तुम्हारे लिए वीडियो बनाएगा। तुम अगर तुम्हें लगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तुम कमेंट करो तुरंत ही कि भैया ये टॉपिक ये फिर से बताओ ये क्यों नहीं आया। मैं अगला ही वीडियो, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उस टॉपिक को जरूर समझाऊंगा। ये तो हमारा काम है कि अगर यार तुम्हें नहीं समझ में आया तो फिर फायदे क्या है? किस लिए भूल के बैठूंगा ये, है ना? तुम्हें नहीं समझ में आया तो फिर फायदे क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीजें होती है हमारी क्या? साइन, कॉस और टेन और कोसिकेंट और सीकेंट और हमारा कॉट होता है। इन्हीं के बेस पे सारी चीजें टिकी हुई हैं। अब आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, ये चीजें ये याद हो गया होगा कि कितने तरह के होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट। तो याद रखना साइन का रेसिप्रोकल हमेशा कोसेक होता है। मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं कि साइन
थीटा ले लूं, चलो थीटा ले लूं, यहां पे भी थीटा लिख देते, कोई परेशानी नहीं। अब मैं थीटा यहाँ पे क्यों सोच सोच के लिख रहा हूँ कि यहाँ पे थीटा ना वैरी वो करेगा, वैरी करेगा। अभी तक हम क्या लिखते थे, मैंने थीटा ले लेते कि मान लो ये वो है, इसको जब थीटा ले लो इसके, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू वैरी करेगी। अब अगर मैं बोलूँ थीटा 30 डिग्री है तो उस 30 डिग्री की भी कुछ वैल्यू होगी, और वो कभी हम पढ़ेंगे जब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आएगी। लेकिन 8.1 8.2 में इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन 8.3 आएगी शायद, तो उससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो हमें अच्छे से याद करनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे से हम उसको करेंगे, वो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, वो मैंने अच्छे से समझा रखी है ना, उसको फिर से डाल देंगे, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको उससे समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप बोलो कि भैया फिर से एक बार समझाओ तो फिर से समझा देंगे, उस एक और अच्छी वीडियो बना के, ठीक है। तो देखो साइन थीटा का ना रेसिप्रोकल होता है क्या, कोसिकेंट थीटा, याद रखना। साइन थीटा का एक तरह से भाई मान लो, भाई क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, लेकिन रेसिप्रोकल होता है। अगर मैं कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल कर दूं तो मुझे साइन थीटा मिलेगा, और अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, कोसिकेंट थीटा मिलेगा। जस्ट अ सेकंड, वीडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर होगी, ठीक है। आवाज का कोई इशू हो तो प्लीज बता देना, अभी तो नहीं बता पाओगे, है ना। देखो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है हमारा क्या, कोसिकेंट थीटा होता है। अगर हम दूसरे बात करें जो हमारा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा। तो याद रखना, अगर मान लो कोई भी sin थीटा की वैल्यू आई है और आपको बोल रखा है कि कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालो, तो sin थीटा को रेसिप्रोकल कर दो। मान लो sin थीटा की वैल्यू 2 आई है तो उसको रेसिप्रोकल कर दो तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 किसकी वैल्यू होगी, कोसिकेंट थीटा की। ऐसे करके हम हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वो आपसे ऐसे करके खेलेगा, और वो चीज हमें सीखनी है, ठीक है। तो बताते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे की सारी एनसीईआरटी करेंगे, उसके बाद हम मेरे पास यू लाइक रखी है अच्छे अच्छे, है ना, तो वो भी अच्छे, उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सारे के सारे उठाएंगे। दूसरा हमारा होता है cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में secant थीटा, ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कोसिकेंट थीटा और secant थीटा में कि secant थीटा किसका है। कोई होता है क्या बोलता है कि secant और sin ऐसा दिख रहा है तो दोनों वो है, क्या नाम है, रेसिप्रोकल। नहीं यार, sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा और cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है secant थीटा। इतना याद रखना है बस आपको, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आता है tan थीटा, वो किसका रेसिप्रोकल है, cot थीटा का। अगर आप देखोगे ना तो आपके सबसे ज्यादा यूज ये आएगा और ये आएगा, ये ज्यादा इतना ज्यादा यूज नहीं आता है, लेकिन ये दोनों जो पहले और दूसरे वाले बहुत ज्यादा यूज आते हैं आपके, ठीक है। तो इनको अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा। चलो ये तो हो गई यार, आपने क्या बताया है, ये मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती हैं वो कितने तरह के होते हैं, 6 तरह के होते हैं। कौन कौन से, साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। अब यहाँ पे एक तरह से बताऊं, मैंने आपको ये 3 फॉर्मूले बताए। क्या बताया, 3 फॉर्मूले बताए। वैसे होते तो कुछ 3 और इसका अगर डबल कर दो, देखो अब 6 कैसे बने, 3 तो ये sin थीटा कैसे लो, कोसिकेंट थीटा। अगर मैं कोसिकेंट थीटा का लिखूं तो 1 अपॉन sin थीटा हो जाएगा, देखो एक और फॉर्मूला बन गया। मैं लिख दूं सारे के सारे, चलो ठीक है मैं लिख ही देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। है ना, और 4 देख लेते हैं। अगर मान लो हमें कोसिकेंट थीटा निकालना है तो वो क्या हो जाता है, 1 अपॉन sin थीटा, सिंपल। 5th देख लेते हैं, अगर हमें क्या निकालना है, सीकेंट थीटा निकालना है तो 1 अपॉन cos थीटा। अब यार ये डरना मत, cos क्या है, cos की वैल्यू सब समझेंगे, अभी तो शुरुआत है, बस लिखते जाओ। और एक होता है हमारा cot थीटा, अगर हमें निकालना है तो वो होता है 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। इतना क्लियर होगा आपको, tan थीटा, हाँ ठीक है। तो ये आपके पास कितने होंगे, 6 के 6 क्या हो गया आपके पास, एक फॉर्मूला टाइप हो गए कि इसकी वजह से आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो इजी। अगर आपको मान लो क्या दे रखा है, sin थीटा दे रखा है और आपको बोलो कोसिकेंट थीटा निकालो, तो आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे। अगर आपको cot थीटा दे रखा है और आपको बोले कि tan थीटा निकालो, तो cot थीटा का रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको tan थीटा निकल जाएगा, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला भी है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं, वो 100% यूज होते हैं। क्या, देखो tan थीटा के ना 2 फॉर्मूले होते हैं, tan थीटा के और cot थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं। tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है sin थीटा बाय cos थीटा, ये याद रखना। tan थीटा अगर आपको निकालना है ना, ये पता है कब यूज आएंगे, ये सब चीजें पता है कब यूज आएंगे, ज्यादा
जब यूज आएंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कर रहे होंगे। ठीक है, जब भी आप देख रहे हैं, अगर आप मेरा वो देखोगे, मेरे चैनल पे जाके सर्च मारोगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बाय नकुल यादव, तो आपको देखिएगा कि मैंने साइड में सारे के सारे ये 8 के 8 फॉर्मूले लिख रखे थे और उसी के बेसिस पे मैंने पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझाई थी। तो ये जो 8 फॉर्मूले थोड़े से इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक और फॉर्मूला होता है हमारा किसका, cot थीटा का फॉर्मूला होता है व्हिच इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। और tan थीटा यहां पे क्या है, देखो ये बिल्कुल देखो वो है, tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है। तो अगर मैं tan थीटा का रेसिप्रोकल कर दूं तो cos थीटा बाय sin थीटा नहीं आ जाएगा। तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बाय sin थीटा। सिंपल, वेरी इजी, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ना। तो देखो ये चीज हमारी कंप्लीट हो गई है ना। तो इसके एक काम करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास एक लास्ट चीज रह गई है कि sin थीटा अगर cos थीटा और tan थीटा cot थीटा कोसेकेंट थीटा सेकेंट थीटा, अगर हम इनकी वैल्यू निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं। आपको याद होगा बिल्कुल शुरुआत में हमने राइट एंगल बनाया था, अब यहाँ पे उसकी यूज पड़ेगा है ना। शुरुआत में हमने एक राइट एंगल बनाया था, ये ए ले लो, बी ले लो और सी ले लो, इनी सी ले लो। अभी मैंने कोई भी यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं करा है कि तुम थीटा कहां पे लो, थीटा यहाँ ले लो, सबसे बढ़िया रहेगा। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, सिर्फ वैल्यू निकाल रहे हैं। तो मैंने बताया थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ऐसे ब्रैकेट में डालता हूं, यहां कंफ्यूजन बन जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। अब देखो sin थीटा का कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको हमें याद करना पड़ता है। ठीक है, sin थीटा का आप बोलोगे कि 1 cos थीटा कोसेकेंट थीटा होता है। तो यार वो कब यूज होगा, जब आप sin थीटा निकालना जान पाओ। अब जब sin थीटा आप नहीं निकाल पाओगे तो कोसेकेंट थीटा कैसे निकाल दोगे। अब मैंने सिर्फ फॉर्मूला ये लिखा है कि sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 में कोसेकेंट थीटा। अब आप जब तक sin थीटा ही नहीं निकाल पाओगे तो कोसेकेंट थीटा कैसे निकाल दोगे, अब ये बताओ, निकाल ही नहीं सकते आप, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए हमें यूज होता है कि ये चीज कैसे हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए कुछ एक चीज होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये चीज बस आपको रटनी है कि पीबीपी एचएचबी। इसको एक और तरीके से याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। लेकिन सबसे बढ़िया क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सबसे बढ़िया। एक और है, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा वो सबसे बढ़िया लगता है, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा कितने मस्त है ना। तो लेकिन सबसे बढ़िया क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। 3 तरीके हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, अब ये गीत मैंने क्या लिखा है, ये क्या लिखा है मैंने लिखा है कि हम sin थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि मुझे पहले क्या निकालनी है, sin थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो sin थीटा की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा। उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है ये, जो ये पहला वाला अभी जो कॉलम देख रहे हो ना, ये P और H का, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, sin थीटा का फॉर्मूला होता है। मतलब sin थीटा हम निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, इस तरीके से निकालेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं बोलूं कि थीटा यहां पे, चलो ठीक है परपेंडिकुलर ये ना, लेकिन अगर मैं बोलूं कि थीटा यहां पे है और आपने बाय चांस लिख दिया परपेंडिकुलर यहां, तो आपका उसी समय गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 3.1 में शायद पहला दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको बोल रखा है कि शायद थीटा इज एट P, तो P यहां पे है, हम यहां थीटा नहीं लिया, हमने थीटा यहां पे लिया। तो बस एक चीज याद रखनी है कि जब भी अगर थीटा बदलेगा तो थीटा के सामने वाली साइड हमसे परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर थीटा यहां आ जाएगा तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये वाली जो पहली, देखो मैं इसका ऐसे लिख देता हूं, ऐसे अगर डिवाइड में लिख दूं तो और भी सही है। तो P अपॉन H किसका फॉर्मूला होता है, sin थीटा का, तो यहां पे लिख देता हूं, पहला होता है sin थीटा। B अपॉन H होता है आपका क्या, cos थीटा का, किसका, cos थीटा का। तो मेरे पे एक और निकल के आ गया कि cos थीटा का फॉर्मूला हो जाता है आपके पास बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्लियर, ये मेरे पास किसका आ गया, cos थीटा का आ गया। इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं P अपॉन H, और यहां पे इसको लिख देते हैं B अपॉन H। क्लियर होगा। अब हमारे पास बचा क्या, tan थीटा बचा। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका बस sin थीटा cos थीटा और tan थीटा निकल जाए, उसका रेसिप्रोकल कर दो, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, सिमिलरली कोसेकेंट थीटा निकल के आ जाएगा, सेकेंट थीटा निकल के आ जाएगा और cot थीटा निकल के आ जाएगा।
तो बस अभी हमें क्या निकालना है, बस tan थीटा और निकालना है। जो हमारे लास्ट वाले ये जो कॉलम बचा है P अपॉन B, तो यही हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो देखो एक चीज और आप समझ सकते हो कि मैंने tan थीटा का एक फॉर्मूला बताया था आपको। tan थीटा का फॉर्मूला था sin थीटा बाय cos थीटा। तो ये फॉर्मूला को, ये जो tan थीटा आया है, ये मैं एक आपको ड्राइव करके देख सकता हूं कैसे आया। अगर मैं sin थीटा की वैल्यू ये रखूं, ये p अपॉन h, और डिवाइडेड बाय में ये रखूं किसकी, इसकी b बाय h cos थीटा की, तो अब ये चीज देख लो कि h से h कैंसिल आउट हो रहा है और क्या बच रहा है, बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो ये आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। तभी तो मैंने आपको 8 के 8 फॉर्मूले लिखवाए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनको याद करना, क्योंकि आपके वो कभी भी आ सकते हैं बीच में। वो आपको बिल्कुल कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बीच में आपको अटक जाएंगे और आपको पता है कि ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाओगे कि हम इसमें ऐसा कौन सा स्टेप करें कि किसको किस में कन्वर्ट करें ताकि मेरे ये आराम से फॉर्म लग जाए, है ना। तो आपको वो आठों के आठों फॉर्मूले याद होने चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। अच्छा, ये हमारा क्या हो गया, P अपॉन B हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है, इनके अगर रेसिप्रोकल निकालूं, अगर मैं साइन का रेसिप्रोकल निकाल दूं, अगर मैं साइन का रेसिप्रोकल निकाल दूं तो मेरा कोसेकेंट थीटा क्या आ जाएगा। मेरे पास एक फॉर्मूला है क्या, कि अगर देखो मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पे लिख दूंगा साइड में, एक सेकेंड। अगर मैं साइन थीटा का रेसिप्रोकल निकाल दूं तो मेरे पास कोसेकेंट थीटा आ जाएगा। तो सिंपल मेरे पास क्या आ गया, कोसेकेंट थीटा भी आ गया, कितना, h अपॉन p आ गया। कैसे आया सर, h अपॉन p रेसिप्रोकल कर दिया, तो मतलब जो नीचे वाली चीज होती है वो ऊपर आएगा और ऊपर वाली चीज नीचे चली जाती है, तो h ऊपर आ गया, p नीचे आ गया। सिमिलरली अगर मैं cos थीटा का रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरे पास sec थीटा निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, h अपॉन b आ गया। और अगर मुझे cot थीटा निकालना है तो tan थीटा का रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा, b अपॉन p। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज को निकाल के उनको ध्वस्त कर देंगे, उनको सारी की सारी याद रखेंगे और उनके सारे के सारे क्वेश्चंस कर देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आज की शायद थोड़ी सी वीडियो देखो कितने मिनट की बन चुकी है, 27 मिनट की हो चुकी है। हमारा ये मोटिव रहेगा कि अगली बार जो हमारा लेक्चर है वो 25 मिनट से ज्यादा ना जाए, है ना। तो लेकिन आज का जो लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन का था, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा चला गया, लेकिन मैंने क्या करा, इंट्रोडक्शन में आपको पूरी पूरी चीज समझाने की कोशिश करी है, बिल्कुल डीप में जाके मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको क्लियर भी होगा, और कुछ चीज मैंने आपको चीजें भी बताई हैं कि आप किस तरीके से अपनी 10th स्टार्ट भी कर सकते हो। अगर आप 10th में आए हो, है ना, तो 10th में आप आए हो तो वहां पे आपको ये चीज करनी पड़ेगी कि आपको शुरुआत से एक, देखो यार, एक कहते हैं ना कि 10th का आपको खौफ बना के दे दिया कि 10th और 12th का बहुत ज्यादा बड़ा खौफ है कि अगर आप इसमें थोड़ी सी अगर आपको परेशानी हो गई तो यहाँ कुछ ज्यादा परेशानी हो सकती है। किसी के अगर पेरेंट्स होंगे तो बोलेंगे बस बोर्ड में अच्छे मार्क्स ले, बस बोर्ड में अच्छा कर ले, क्योंकि 9th 11th के मार्क्स लगते हैं, 10th 12th के मार्क्स लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हमारे पास बर्डन आ जाता है। तो उस बर्डन को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बात आपको स्कूल का सारा लेके चलना पड़ेगा कि स्कूल में क्या हो रहा है, तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। अगर आप आए हो किसमें कोचिंग अगर आप ले रहे हो तो कोचिंग की जितनी भी आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो घर पे आके तुरंत रिवाइज करो। मैं आपको एक चीज बताऊं, कभी भी अगर आप कोचिंग से या फिर स्कूल से कुछ पढ़ के आए हो तो बस खाना पीना खा के थोड़ा सा मतलब मूड फ्रेश करके 10-15 मिनट के लिए जो आज पढ़ा है उसको बस एक बार रिवाइज कर लो। मैं आपको बता रहा हूं मैंने ये चीज करी है और मेरे अभी तक ये मैंने पढ़ के थोड़ा बताया आपको, मेरे पास तो बुक भी नहीं है 10th की, वो मुझे निकालनी पड़ेगी, है ना। तो अब मेरे पास जो मुझे याद था वो मैंने लिख दिया। अब सारे कॉन्सेप्ट मेरे पास क्लियर है कि मैं बुक में से तो पढ़ा नहीं रहा, लेकिन मैंने क्या करा, ये मैं आके बस मैं आता था 10 मिनट दिए बस अपने आप को, 10 मिनट मैंने खोल के बैठा कि यार देखो मैम ने ऐसे कराया था, डाउट हो उस पे से सर्कल लगाओ, डाउट लिखो, अगले दिन जाके फिर पूछो। शर्म आने की कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप शर्म करोगे ना तो तुम्हारी 10th बिगड़ जाएगी। शर्म करने वालों के लिए 10th तो एक तरह से यमराज का घर है, मैं बता रहा हूँ। अगर तुमने 10th में शर्म कर ली तो क्या शर्म यार, अगर तुम डाउट पूछोगे तो क्या शर्म है, बोलो भैया मुझे डाउट है सिंपल। बच्चे देखो, बच्चे तुम सोचोगे अरे यार मगर ये छोटा सा डाउट है, ये अगर पूछते भैया तो भैया तुम्हें कुछ कह देंगे, सर तुमसे कुछ कह देंगे, मैम कुछ कह देंगे, फिर बच्चे हंसने लग जाएंगे, हंसने तो यार उनका नहीं है डाउट। और मैं बता रहा हूँ उनमें से जो पूरी मेजॉरिटी होती है उनका वो डाउट होगा जरूर, अगर वो तुम पूछोगे ना तो उनका भी डाउट वो क्लियर हो जाएगा,
तो बस इसी थोड़ी सी जैसे मैं थोड़ा बड़ा हूँ तुमसे, 2 साल बड़ा हूँ, है ना। 2 साल में थोड़ा बहुत मैंने एक्सपीरियंस कुछ कर रखा है, तो वो मैंने एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करने की कोशिश करी है, और मैंने कुछ ज्यादा नहीं बताया आपको। तो ऐसे समय लेक्चर हुआ करेंगे, तो हम उसमें थोड़ी पढ़ाई भी करा करेंगे, थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ी सी अगर जो जो मैंने कुछ किया है वो मैं आपको थोड़ा सा बता पाऊंगा, तो मेरे लिए भी सौभाग्य की बात होगी कि मैं आपको चलो कुछ बता पा रहा हूँ, आपको कुछ भला हो रहा है ना। तो बस ऐसे पढ़ते रहो अच्छे से, मेरे पे प्यार बना रखो तो मैं तुम पे प्यार बना रखूंगा। अब बस ऐसे आगे पढ़ते रहना। चलो मिलते हैं जब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।